याद तक चले आए, दिल बर्बाद तक चले आए, हम तेरी याद तक चले आए, दिल बर्बाद तक चले आए। तुमने बस प्यार से पुकारा था, आदिलाबाद तक चले कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे दलित जब से हाय हाय कर, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे। एक शायर की जुबान अल्लाह पता नहीं कब कबूल कर ले, मैं तो बड़े यकीन के साथ ये मुझसे पढ़ रहा हूं कि 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा उम्मीद, 2.5 साल बाकी है, 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा उम्मीद, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते हैं। एक ऐसी माँ जिसका एक जवान बेटा 25 साल का एक जवान बेटा पिछले तकरीबन 6-7 महीने से गायब है, और गायब भी कहां से है? दिल्ली की एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में MSc करने के लिए आया था वो बच्चा। इतना होनहार बच्चा कि JNU में, AMU में, जामिया में 3 जगह का एंट्रेंस दिया उसने, और तीनों जगह सेलेक्ट हुआ मेरे यहाँ। JNU में एडमिशन लेगा, और एडमिशन लेकर के हॉस्टल में उसकी पहली रात थी जब ABVP के कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई हुई, और कुछ लड़कों ने उसे पीट कर दिए, कहा कि इसे बाहर पर हूरों के पास भेज दिया जाए, और दूसरे दिन से वो बच्चा गायब है। जेम्स बॉन्ड की तरह अंडर ट्रायल कैदियों को तलाश करके मार देने वाली पुलिस को छोड़िए, देश की CBI तक पता नहीं लगा पा रही है कि दिल्ली से गायब हुआ वो बच्चा कहाँ है। अब केस CBI के पास गया है, दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस बच्चे का सुराग हो, क्योंकि मुझे याद है कि 2-3 दिन हुआ था इस मसले से, और मुझे पता चला कि जामिया में इशारा था, मुझे पता चला कि JNU के ब्लॉक पर बैठी एक माँ रो रही है, दहाड़े मार मार के चीख करके कह रही है कि मेरा बेटा वापस कर दो, मेरा लाल वापस कर दो, मेरा नजीब वापस कर दो। मैं गया था उस माँ से मिलने, बहुत गुमनाम बन के, बहुत रोया था मैं उस माँ से मिल करके। उस माँ से मिलकर मुझे ऐसा लगा था कि अगर इस माँ की जगह मेरी अम्मी होती तो, गायब नजीब की जगह अगर इमरान होता तो, गायब नजीब की जगह भार्गव होता तो, गायब नजीब की जगह कोई राजेश होता, अनिल होता तो,
आखिर हुकूमत पे बैठे हुए लोगों के कानों तक माओं की सदाएं क्यों नहीं पहुंचती? गुमाम कभी जेल के एड्रॉप पर, तो कभी जंतर मंतर पर, तो कभी राजपथ पर, तो कभी इंडिया गेट पर, तो कभी इस देश के होम मिनिस्टर की चौखट पर चीख करके कह रही है मुसलसल मेरा लाल वापस कर दो, मेरा नजीब वापस कर दो, मेरा बेटा वापस कर दो। मैं नज़्म सुनाता हूँ नाम की तरफ से। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। और सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प करके ये तुम कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई लाख दे दे मुझे लाल मेरा, कोई लाख दे दे मुझे लाल मेरा, कोई लाख दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प करके ये तुम कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय अपनी पॉलिटिकल जनसभाओं में चीख करके कहते हैं कि मैं 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहता हूं। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं जाऊं 7 RCR के बाहर, उनके आवास के बाहर जाऊं और उनसे चीख करके कहूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस
नाराजगियां बंद करिए साहब। हम भी जानते हैं कि आप कितना मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई। वही तो है सदियों का अमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब, किसके किसके सामने जाकर के चीखूं, किससे शिकायतें करूं। कभी कभी मेरा मन करता है मैं सियासी हुक्मरानों से कुछ बोलने के बजाय जाऊं उनसे बात करूं, जो अपने एसी कमरों में न्यूज रूम में बैठ करके नाग और नागिन की खबरें चला करके कहते हैं कि सहाफत ये है, जो अपने चैनलों पर झूठ परोस करके कहते हैं कि जर्नलिज्म ये है, जो हर दिन डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर है जर्नलिज्म, उसकी जड़ में जो मट्ठा डालने वाले लोग हैं। कभी कभी मन करता है कि मैं उनसे बात करूं। ये छोटे छोटे शहरों में जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, मैं इन्हें सलाम करता हूं। ये मुश्किलों में अपनी स्कूटर पर, अपनी मोटरसाइकिल पे जानकर जोखिम लेकर के खबरें तलाश करके जब दिल्ली भेजते हैं, तब एसी रूम में टाई जो है वो टाइट करके न्यूज एंकर बड़ी बड़ी बातें करता है। असली पत्रकार आप हैं, असली जर्नलिस्ट आप हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं तो दिल्ली में बैठे हैं साहब, उन्हें पत्रकार कहने का तो मन ही नहीं करता। उनके लिए कुछ इतने बुरे लफ्ज हैं कि वो भी कहने का मन नहीं करता। मैं पढ़ता हूँ साहब, और जो मैं नाम उनके लिए लेने जा रहा हूँ, अगर आपको सच लगे तो उसे तालियों में बदल करके भेज दीजिएगा दिल्ली तक। उनके पास नाग और नागिन की खबरें चलाने के लिए प्राइम टाइम का वक्त है, लेकिन एक माँ की चीख और पुकार के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उनके चैनलों पे जगह नहीं है। सलाम है रवीश कुमार को कि रवीश ने एक दिन प्राइम टाइम में उस नाम के को जगह। सलाम है अविशाल शर्मा को, एबीपी न्यूज, कि उन्होंने उस वहां पर आर्टिकल लिखे। सलाम है कुछ ऐसे उंगलियों पे गिने चुने और पत्रकारों को, वरना उन्हें पत्रकार न कह करके जो मैं कहने जा रहा हूं वो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अगले मिसरे तो सुन के बता देना कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें
बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद की औलाद नहीं है जो बताओ इतना, कितनी माओ को भी औलाद करोगे। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना। भार्गव भाई अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के अपनी माँ को याद करके रोते हैं कैमरे के सामने। अच्छा लगता है कि वो माँ को याद कर रहे हैं 7 समंदर पार। और खुशी होती है कि जब वो पाकिस्तान उतरते हैं बिन बुलाए मेहमान बनके, तो नवाज शरीफ साहब की माँ के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उनसे कहूँ, साहिब आपकी माँ और नवाज शरीफ की माँ के अलावा भी हिंदुस्तान में माएँ हैं। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते? फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते? किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते? जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों? मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का, जुल्म से पहले भी था। मुझे बिल्कुल मिनट ऑफ साइलेंस चाहिए आपका अगले 1 मिनट के लिए। फैयाज भाई बैठ जाइए, एकदम खामोशी चाहिए। आदिलाबाद वालों, किन्नौर वालों, औरंगाबाद वालों, हैदराबाद वालों और उस आस पास के इलाके में जितने लोग हैं, जी जी मैंने इस इलाके में जितने शहर हैं सबका नाम लेते हुए आपसे बात कह रहा हूँ। निर्मल से भी आए सामने बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बैठा है। यहाँ भार्गव भाई और भारत भाई की मौजूदगी में इमरान आपसे बात कहता है। आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपके लिए सिर्फ मुसलमान लड़ाई लड़ रहा है। इमरान ने नजीब पर नस्ल सुनाई है, लेकिन नजीब की तलाश के लिए दिल्ली के बसंत कुंज थाने के बाहर जिस लड़के ने सबसे ज्यादा लाठियां खाई, उसका नाम मोहित पांडे है। नजीब की तलाश के लिए सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जिन लड़कों ने किया है, उनका नाम रवि प्रकाश है, उनका नाम रविरंजन सिंह है, उनका नाम चेतना पांडे है, सुशील कुमार है। पहचानिए ऐसे लोगों को, मजबूत करिए ऐसे लोगों को, ताकत दीजिए ऐसे लोगों को। आदिलाबाद वालों, आज यहाँ से उठना तो एक एहसास लेकर उठना। नफरत वाली ताकतें चाहती हैं कि 2 लाइन खींच जाए, एक तरफ एक तबका खड़ा हो जाए, एक तरफ एक तबका खड़ा हो जाए। इसी में उनकी पॉलिटिक्स चलती है। यही वो चाहते हैं कि आप सियासी तौर पर अछूत बना दिए जाएं और कुछ हद तक वो अपने मकसद में कामयाब भी हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ करके ये जिम्मेदारी उठानी है। मजबूत करिए अपने इर्द गिर्द जो इस तरह के
वाले लोग हैं। सलाम करिए, सल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, जो आपकी लड़ाई लड़ती हुई न जाने कितनी किताबें लिखती और न जाने कितने मुकदमे चलती है। सल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जो एक सच को सामने लाने की वजह से मार दिए जाते हैं, अपनी जान को लाल कर देते हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ करके आपसे विदा लेता हूं। गया है गुलिस्तान वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का। नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं सुनाता हूं। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। जिसे अक्सर मैंने देखा है कि जब असद भाई की डिबेट में बैठते हैं तो अमूमन इन चीजों को मैं पढ़ता हूं साहब कि बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। कौन है, बंद कर दिए। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं। मेरा मतलब में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है। मैंने हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई करी है तो जाहिर सी बात है कि मदरसों में पढ़ने का कोई सिलसिला रहना भी नहीं चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा पिछले 15 साल में इस देश की मीडिया ने प्रोपेगेंडा खड़ा किया। कुछ भी हो, एक चेहरा होता था, उस पर टोपी पहना दी जाती थी, नीचे से स्केच करके दाढ़ी बना दी जाती थी और एक मदरसे का नाम टीवी चैनलों में फ्लैश करने लगता था। वही वो दिन थे जब नया छोटा सा बच्चा बन करके मैं मशालों में आया था। मेरे दिल तक वो बात पहुंची और मुझे लगा कि मुझे बड़ी आसान सी जुबान में अपनी मासूम सी भाषा में एक नज़्म कहनी चाहिए, बड़ी आसान सी। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम कोई मदरसों से, कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। सच बोल रहा हूँ। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। हितराने के लायक
जो है सब हमने दिया है। दिल्ली बता छोटा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, इतिहास कुछ भी कहे लेकिन मैं जो कह रहा हूं सच्चा इतिहास ये है। हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु ताकत वाला मुल्क बनाता है। और मीडिया कुछ भी बोल देती है कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा। अब मदरसों के बारे में कुछ कहता मिले तो ये 3 नाम उनके मुंह के सामने रख दीजिएगा कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आपको याद है जब भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान चक्कर लगाता है। ये कुव्वत और ताकत मस्जिद और मदरसों को छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदन से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे उस वक्त। डॉक्टर ए.पी. भटनागर बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी किताब में इस मंजर को दर्ज किया है। साहब हम लड़ रहे थे उस वक्त, अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाके गवाह हैं इस बात के। तमाम दरख्तों के निशान आज भी हैं जहां फिरंगियों ने एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं और ये कहा है कि इनकी लाशें कई कई दिन तक उतरने न दी जाएं ताकि आवाम के दिल से इंकलाब का भूत उतर जाए, क्रांति का बुखार उतर जाए। हम इतनी कुर्बानियां देकर आज कटघरे में खड़े हैं, शायद गुनहगार हम भी हैं। हिटलर ने कहा था एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच न मान लिया जाए। उन लोगों ने इस बात पे इतना अमल किया, इतना अमल किया, इतना अमल किया कि आज उनका झूठ आपको भी सच लगता है। क्यों भूलते जा रहे हो अपनी तारीख को? 15 अगस्त तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पुरखों ने खून से सींच के आजादी ली है। क्यों नहीं जश्न मनाते इसका? मनाओ जश्न, फहरा दो तिरंगा, पाट दो तिरंगे से सोशल मीडिया के तमाम पेजेस। तिरंगा तुम्हारे खून में है, तिरंगे के लिए न जाने कितने बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। जो कुर्बानियां दी हैं उसको बताते क्यों नहीं दुनिया से? बताओ, उसका जश्न मनाओ, उसके लिए लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाओ। अगर देश में देशभक्ति चिल्ला के बताई जाती है तो चिल्लाओ, अब नहीं चिल्लाओगे तो कब चिल्लाओगे? मैं कहता हूं साहब कि जंगे आजादी
लेकिन अगले मिसरे में अगर खामोश रहा तो मुझे उससे शिकायत रहे। ईमान में हरारत पैदा हो तो अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता हूं आपसे साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, तैयार रहिएगा यहां से वहां तक कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, और आखिरी बंद पढ़ते पढ़ते एक बात आदिलाबाद में कहता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं बिलाल भाई, मैं कभी कभी सोचता हूं साजिद भाई, कि आखिर ये हुकूमत, ये प्रशासन, ये सिस्टम, ये एजेंसियां हमारी नस्लों से क्या उम्मीदें करती हैं। आप हमारे हाथ में शहनाई थमाते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, आप हमारे हाथ में सरोद थमाते हैं तो उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं, आप हमारे हाथ में तबला थमाते हैं तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं, आप हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाते हैं तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद शमी बन जाते हैं, आप हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाते हैं तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं, आप हमारे हाथ में साइंस देते हैं तो हम इस देश को परमाणु ताकत वाला बनाने वाले कलाम बन जाते हैं, आप हमारे हाथ में म्यूजिक थमाते हैं तो हम इस देश को ऑस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान बन जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हैं, बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द काला रंग भी होता है। ये हमारी नस्लों का काला रंग है। आप हमें उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं? हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग है हमें उससे पहचानिए। अब इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ करें। आप हम पे यकीन तो करके देखिए, हम आपके साथ करें। एक बार यकीन का माहौल बना करके तो देखिए। मैं आखिरी बात पढ़ता हूँ। सिस्टम कहता है हथियार मिलता है, सिस्टम कहता है ट्रेनिंग दी जाती है, सिस्टम कहता है ये ब्ला ब्ला पता नहीं क्या। मैं सभी का सबसे बड़ा सच बोल के आदिलाबाद से विदा लेता हूँ। अपना दामन दुआओं से भर गया। एक ही बार में सब मिलेंगे, दोबारा बुलाना है। अच्छा, इस शहर के दिलो दिमाग में इतना बिजनेस माइंडेड लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोचते हैं कि 5 रुपए में 50 रुपए का काम निकाल लो। तो पिछले दिनों बाबू भाई, साजिद भाई, एक आदिलाबाद का, तेलंगाना का एक शख्स और एक यूपी का और एक मुंबई का, 3 दोस्त ट्रेन में सफर कर रहे थे। तीनों में बहस छिड़ गई कि जिंदगी को तो हम मस्ती में जीते हैं। एक ने कहा हम निजामों के शहर से हैं, तो एक ने मुंबई वाले ने कहा कि हमारा सूबा है वो तो बिजनेस का सूबा है, वो कैपिटल है हिंदुस्तान की, अलग तरीके से सारा बिजनेस वहां है, फिर इंडस्ट्री वहां है, इंडस्ट्रियल मामला वहीं पर है। तो यूपी ने कहा भाई हम भी नवाबों के शहर के हैं, ये वो साबित करो कैसे जिंदगी को तुम जीते हो बस्ती में। तो यूपी वाले ने 500 की नोट निकाली, उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया और लाइटर निकाल करके जला करके पीने लगा और बोला देखो हम लंबा भर में 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। पलट के सब महाराष्ट्र वाले की तरफ देखने लगे, मुंबई वाले की तरफ से। उसने कहा अच्छा 500,
उसने 2000 के नोट निकाली, उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया और जला करके पीने लगा। कहा देखो लम्हा भर में 2000 के सिगरेट पी जाते हैं। फिर पलट करके दोनों तेलंगाना वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 2000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, आप क्या करें। लेकिन तेलंगाना ऐसा तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला लम्हा भर सोचने के बाद, चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख। मतलब कोई ना कोई नुक्स निकालना है तो निकालना है। वो एक साहब की बीवी उनसे बहुत परेशान थी, बेचारी कुछ भी बनाए, खाना बनाए, अच्छे से अच्छा खाना बनाए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी बंदा निकाल दे। वो अगर दाल बनाए, अरहर की दाल बनाए तो फिर वो भड़क जाएंगे, पिल्ला उड़द की दाल क्यों नहीं बनाई, मसूर की दाल क्यों नहीं बनाई, सब्जी आलू की बनाए तो भड़क जाए, तुमने जो है आज टमाटर ज्यादा कर दिया, टमाटर क्यों नहीं मिलाया, परवल क्यों नहीं मिलाया, पनीर की सब्जी क्यों नहीं बनाई, आमलेट बना के लाए तो बोले आमलेट भी बना करके लाई, उबला हुआ अंडा क्यों नहीं ले आई, उबला अंडा ले आए तो बोले तुमने आमलेट क्यों नहीं बनाया। तो वो एक तंग आ गई बीवी, तो एक दिन उसने किया ये कि आमलेट भी बनाया और उबला अंडा भी ला करके दोनों सामने रख दिया और सोचा कि आज बोलो कैसे बोलो। लेकिन तेलंगाना का मर्द भाई उसे अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाहियत आती है। उसने लम्हा भर बीवी को घूरा और उसके बाद कहा तुम हमेशा कोई ना कोई गलती कर देती। तो बीवी ने कहा आज क्या गलती करी, आज तो आमलेट भी बना के रख दिया, उबला हुआ अंडा भी ला के रख दिया, आज क्या गलती है। तो उसने कहा कि तुमने आज तो सबसे बड़ी गलती करी है, जिस अंडे का आमलेट बनाना था उसे उबाल दिया, उसे मस्ती है, तेलंगाना का अपना मजा है। यहाँ के लोग जो है ना बीवी के किस्से में सुनाते हैं तो इतने मजे से। वो पिछले दिनों एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि क्या हुआ तुम्हारा बीवी से झगड़ा सुलझा या नहीं सुलझा। तो उसने कहा बिल्कुल सुलझ गया, मेरे पास घुटनों के बल चल के आई हो। भाई ऐसा क्या कह दिया तुम घुटनों के बल चल के आई। बोले मैं चारपाई के नीचे छुपा था, वो घुटनों के बल आई, गली निकल आई। इस सदी का सबसे बड़ा सच है, इमरान बोल रहा है कि वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसा। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने।